हेलो। मेहनती है ना अखिलेश्वर। हाँ, बहुत मेहनत करता है वैसे, पढ़ाई के अंदर बहुत मेहनत करता है ये, है ना। वो सुबह 7 बजे से देख रहा है, मेरे मैसेज कर रहा सर कि ये क्लास ले लूँ क्या, मैं ले ले। सोता ही नहीं है ना ये। हाँ, चलो कॉपी निकालो। अगला राजा लिखो बाउक। क्या हो गया? इतनी अच्छी कॉपी थी, उसको तो रफ रफ बना दी इसने। और जहाँ रफ होनी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन काम आ जाती है ये, सी कॉपी है काम आती रहती है। चलो कोई बात। तो तू मैच करती रहती है भाई, क्या लेने लिखो है क्या नहीं लिखो है ये। है? बहू के पिताजी का नाम क्या है? शक। माँ का नाम क्या है? पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। जो कौन सी वंश की थी? भट्ट वंश की थी, इसलिए उसका पूरा नाम क्या पड़ा? पद्मिनी भटियाणी। उसके अलावा कक के एक और वाइफ थी, क्या नाम है? दुर्लभ देवी। दुर्लभ देवी से कौन पैदा हुआ? ककूक। कौन हुआ? ककूक हुआ। उससे पहले फिर कक के बारे में अपने दो चार बातें जानी थी। पढ़ी थी ना कक के बारे में? है? वो तो मुंगेर तो छोड़ो, मुंगेर तो पहली लाइन लिखवाई थी अपन ने। उससे नीचे आओ, जहाँ मैंने रानियों के नाम लिखवाए हैं, उससे ऊपर मैंने लिखवाया था कि भाई साहब को काफी चीजों की नॉलेज थी। हाँ, भाई भाई को ग्रामर की नॉलेज थी, तर्क की नॉलेज थी, ज्योतिषी का ज्ञान था, भाषा की नॉलेज थी, काव्य की नॉलेज थी, छंद की नॉलेज थी इसको, है ना। तो इतना बड़ा विद्वान था वो। और उसके बाद राजा भी बना। उसने जो है मुंगेर के युद्ध में जो है वत्सराज प्रतिहार की सहायता की थी। किसकी की? वत्सराज प्रतिहार की। किसके खिलाफ? धर्मपाल के। ये दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था मुंगेर का, उसका कारण क्या था? कन्नौज को लेकर, क्योंकि कन्नौज पे अधिकार कर लिया था वत्सराज ने। वत्स कन्नौज का जो राजा है वो धर्मपाल से सहायता मांगता है, इंदिरा युद्ध। तो इंदिरा युद्ध की सहायता करने के लिए धर्मपाल आता है, और धर्मपाल बेचारा हार के जाता है यहाँ से वापस। ये लिखा था कक्के में। ये था कक, कक से पहले सिलुक। कक से पहले सिलुक पढ़ा है ना? बताओ सिलुक के बारे में। पिता का नाम? संदूक। आगे? हाँ, देखो फलोदी। देखो फलोदी जिसे क्या कहते हैं? फलोदी का प्राचीन नाम क्या है? तमणी। तन्नौट का प्राचीन नाम क्या है? बाड़मेर केंद्रीय क्षेत्र जो कौन सा नाम है उसका? मालानी। इन तीनों क्षेत्रों को जीतता है, जीत के उन पे अधिकार कर लेता है। उसके अलावा आपके जैसलमेर है। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? वल। वहां का राजा कौन है? देवराज भाटी। कौन है? हाँ, देवराज भट्टी, देवराज भाटी। ठीक है, उसको पराजित करता है, पराजित करके उससे क्या छीन लेता है? के छत्र छीन लेता है। ये था सिलुक के अंदर। और उससे पहले तो चंदूक, यशोवर्धन, भोज। ठीक है, तो भोज के बारे में अपने सुना था कि भोज ने जो है अब मंडोर को जो है पुनः अपनी राजधानी बनाई। बनाई। भोज का जो भाई है, जिसका नाम है तात, क्या बन गया था वो? बाबा जी बन गया, सन्यासी बन गया था। ठीक है। किस ऋषि के आश्रम में चला गया? मांडवी ऋषि के। और अपना राजपाट किसको सौंप दिया? भोज को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? भोज को। तात की और भोज की माँ का नाम क्या है? सज्जिका देवी। क्या नाम है? सज्जिका देवी, जो किसकी रानी है? नागभट की। किसकी रानी है? नागभट की। ठीक है। और नागभट ने जो है मंडोर की जगह जो है मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे याद? फिर उससे पहले तो अपन ने नरभट पढ़ा था। उपाधि बोलो कौन सी है? पहला पहली। ये याद हो जाएगी तुम लोगों को, है ना। उसने जो है घटियाला के अंदर एक मंदिर का निर्माण कराया, क्या नाम है? विष्णु मंदिर। क्या नाम है?
विष्णु मंदिर। और घटियाला का जो प्राचीन नाम क्या था? रोहिंस कूप था। उससे पहले फिर रजिल के बारे में पढ़ा था। रजिल बहुत शक्तिशाली हुआ था। रजिल के बारे में कहा जाता है कि रजिल ने जो है मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। उसके अलावा जो उसने रोहिंस कूप घटियाला में एक मंदिर का निर्माण करवाया, महामंडलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? महामंडलेश्वर मंदिर। उसका एक दरबारी जिसका नाम है नरहरि, कौन सी उपाधि देता है? राजा की उपाधि देता है। और राजसूय यज्ञ करवाया था। कोई भी राजधानी बनाएगा तो वहां मंदिर और एक यज्ञों का निर्माण करवाता ही है। ठीक है, यही पता था। अपन ने एक श्लोक के बारे में पढ़ा था कि श्लोक को जो है एक प्रशस्ति है बौक। उस प्रशस्ति में जो है इसको पराक्रमी शासक बताया गया है, प्रतापी शासक बताया गया है। ये लिखवाया बेकायदे लिखा है। फिर मैंने ये भी लिखा था प्रतापी, पराक्रमी, साहसी, शक्तिशाली, एक ही बात है। श्लोक लिखा हुआ कहाँ है? पता नहीं कौन सी सभ्यता में चला गया है, पेज छूट गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला राजा कौन है? बाउक। अब आपको पता है कि बाउक के पिता का नाम क्या है और माँ का नाम क्या है? लिख लो ऐसे कैसे। हाँ, माता पिता। पहले पिता लिखना फिर माता लिखना है ना। हाँ, पद्मिनी भटियाणी। और पिता का नाम क्या है? तख्त। सीधा सा बेचारा 2.5 अक्षर का। कितना का? 2.5 अक्षर का है। 2 बार तो पूरे का है, एक बार आधा का है। हाँ, आगे गई। ये तो लिख लिया। देखो, मंडोर के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णु मंदिर। क्या नाम है? विष्णु मंदिर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का है। दिमाग कहाँ है आपका? है? फिर वो आप बोलोगे सर ऐसे बोलते हो मेरे। कौन सा मंदिर है पुष्कर में? ब्रह्मा जी का मंदिर है। कौन सा है? ब्रह्मा जी का। मैं मंडोर की बात कर रहा हूँ। कौन सा मंडोर में? ले मैं लिख लेता हूँ, फिर तू कहेगी सर कि आपने लिखा नहीं है। ठीक है, तो मंडोर में कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। इस विष्णु मंदिर में जो है इसने एक अभिलेख लिखवाया जिसका नाम है बाहुक अभिलेख। क्या नाम है? बाहुक अभिलेख बोल दो या बाहुक प्रशस्ति बोल दो, एक ही बात है। हाँ, लिख लो, है ना। ठीक है, क्या लिखवाया? बाहुक मतलब एक प्रशस्ति लिखवाई जिसका नाम पड़ा बाहुक प्रशस्ति। क्या नाम पड़ा? बाहुक प्रशस्ति, जो किसके द्वारा लगवाई गई थी? बाहुक के द्वारा लगवाई गई थी। भाई जो राजा लगाए उसी के नाम पे होगा। ठीक है, इस अभिलेख में जो है जो प्रत्यारोहंस है इनका कालक्रम मिलता है। क्या मिलता है? कालक्रम का मतलब ये है कि बाहुक के बाद में बाहुक से पहले कौन राजा था, उससे पहले कौन राजा था, वो सारी बातें भी इस अभिलेख में मिलती। बाहुक अभिलेख। हाँ, और ये अभिलेख इसलिए जो इस अभिलेख को जो है प्रत्यारों का जो महत्वपूर्ण अभिलेख कहा गया है इसको। क्या कहा गया है? प्रत्यारों का महत्वपूर्ण अभिलेख। अब ये देखो कि प्रत्यारों की जो वंशावली की जानकारी है वो तो मिलती है रजिल के शासनकाल से। किस शासनकाल से? रजिल के शासनकाल से। लेकिन उन प्रतिहारों का जो कालक्रम किसने कितने साल शासन किया है, कब शासन किया था, वो सारी जानकारी किसे मिलती है? बाहुक प्रशस्ति में। किसे मिलती है? बाहुक प्रशस्ति में, जो कौन से मंदिर में है? विष्णु मंदिर में। और कहाँ पे है विष्णु मंदिर? मंडोर में। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि नरभट्ट ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। वो रोहित स्तूप के अंदर करवाया था, घटियाला के अंदर करवाया था उसने। ये मंडोर का अलग है। ठीक है ना, मंडोर का विष्णु मंदिर अलग है और रोहित स्तूप का वो अलग है। तो कौन सा विलेख है? बाहुक विलेख या बाहुक प्रशस्ति, तो लिखो। इसने इसने मंडोर के इसने मंडोर के विष्णु मंदिर में इसने मंडोर के विष्णु मंदिर में प्रशस्ति का निर्माण करवाया। प्रशस्ति का निर्माण करवाया।
जिसे जिसे बाउक प्रशस्ति कहा गया, जिसे बाउक प्रशस्ति कहा गया, और ये प्रशस्ति लगवाई उन्होंने 837 ईस्वी। कब लगवाई? 833 ईस्वी में। हाँ, कोष्टक में लिख लो, है ना? आगे लिखो। यह प्रशस्ति यह प्रशस्ति मंडोर के प्रत्यारों की यह प्रशस्ति मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में आगे लाइन चेंज करके लिखो। इस प्रशस्ति में प्रत्यारों का प्रत्यारों की कालक्रम की जानकारी मिलती है। प्रत्यारों के कालक्रम की जानकारी मिलती है। प्रत्यारों के कालक्रम की जानकारी मिलती है। कालक्रम, ये लो। प्रत्यारों के कालक्रम की जानकारी मिलती है। कालक्रम की जानकारी मिलती है। ठीक है? ये तो है इसकी प्रशस्ति के बारे में बात। उसके अलावा इसके बारे में एक और जानकारी मिलती है कि एक राजा जिसका नाम है मयूर। क्या नाम है? मयूर। अब मयूर किसको बोलते हैं? मोर को। राजा का नाम क्या है? मयूर। इस मयूर के और बौक के, नहीं, 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 उपाधि नहीं है। नाम इसका मयूर ही है। ठीक है? इस मयूर के और बौक के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है भूअकूप। क्या नाम है? भूअकूप। एक जगह का नाम है भूअकूप। यहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है मयूर के पाखड़े बिखेर देते हैं। मतलब मयूर को पराजित कर देता है। कौन करता है? बाहुक करता है। किस युद्ध में करता है? भूअकूप के युद्ध में। ठीक है? लिखो। इसने किसने? बाहुक ने, है ना? इसने भूअकूप के युद्ध में भूअकूप के युद्ध में राजा मयूर को पराजित किया। राजा मयूर को पराजित किया। भूअकूप के युद्ध में राजा मयूर को पराजित किया। अगला राजा लिखो। भाई कक ने सोचा भाई अपन तो 2.5 अक्षर ही है, काम नहीं चलेगा, तो बेटे का नाम 3.5 अक्षर कर दिया। एक अक्षर बढ़ा दिया। सॉरी, 3.5 का एक अक्षर बढ़ा दिया उसको। है बहू का भाई, ये कक का तो बेटा है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ, कक के अंदर कितने अक्षर है? 2.5। कितने अक्षर है? 2.5। इसमें कितने हैं? 3.5। ठीक है? ये उसका दूसरा बेटा था। और इसमें भी लिखो पिता और माँ का नाम। पिता का नाम तो क्या आएगा? कक। माँ का नाम क्या आएगा? दुर्लभ देवी, है ना? बटियानी मत लिख देना। हाँ, दुर्लभ देवी।
लिख लिया पिता माँ माँ बाप का नाम लिख दिया। चलो ठीक है। देखो इसके बारे में जानकारी मिलती है कि आपके जो रोइंस कूप है, तो आप घटियाला बोलते हो, वहाँ पर जो है एक जय स्तंभ लगवाता है। क्या लगवाता है? जय स्तंभ मतलब किसी युद्ध में भाई किसी राजा से लड़ा होगा, युद्ध लड़ा होगा, उसमें जीता होगा, उस जीत की याद में इसने जो है जय स्तंभ लगवाया। और एक नहीं लगवाया, एक लगवाता है रोइंस कूप के अंदर, एक लगवाता है मंडोर के अंदर। कहाँ का लगाता है? मंडोर में और रोइंस कूप में। हाँ, घटियाला में तो अभी भी है। जहाँ से इसका अभिलेख मिलता है, घटियाला अभिलेख, वो भी इसी का ही है। मंडोर का तो अभी शायद नहीं होगा, बाकी घटियाला अभिलेख जो है वहाँ पे इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है? तो 2 तो इसने जय स्तंभ बनवाए, कितने बने? हाँ, जो भी अधिकतर जो विजय स्तंभ वगैरह ये हुए आपके विजय स्तंभ हुए, जय स्तंभ हुए, जो अधिकतर इमारतें हैं, वो इमारतें ये होती है कि राजा कहीं युद्ध में लड़ने गया, उस युद्ध की जीत की खुशी के अंदर किसी मंदिर का निर्माण करवाएगा, किसी दुर्ग का निर्माण करवाएगा, किसी इमारत का निर्माण करवाएगा, जो उसको बार-बार उस युद्ध की याद दिलाती रहे और उसके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनको भी पता लगे भई अपने अगले बड़े ऐसे थे। ठीक है? तो 2 जय स्तंभ लगवाता है ये, कितने लगवाता है? 2 एक लगवाता है आपके रोइंस कूप में, कहाँ लगवाता है? रोइंस कूप, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? घटियाला। और एक लगवाता है आपके मंडोर में, कहाँ पे लगवाता है? मंडोर, मंडोर कहाँ पे अभी? जोधपुर में। और ये जो जय स्तंभ लगवाए गए, इन जय स्तंभों पर जो है, उसके बारे में कुछ बातें लिखवाई गई और उन बातों में जो है, कक्कुक के बारे में कहा गया कि कक्कुक जो है, प्रजापालक राजा है। कैसा राजा है? प्रजापालक राजा है तथा ये न्यायप्रिय है। प्रजापालक का मतलब तो ये है कि उस समय इसके क्षेत्र में जितनी भी जनता रहती थी, वो कभी जो इसके शासनकाल में कभी उन्होंने दुःख नहीं देखा। कभी उसके ऊपर कोई दुःख भी आती है जनता के ऊपर, तो ये ज़्यादा उनकी मदद करता है आराम से। तो प्रजा को पालने वाला, इसलिए इसकी उपाधि क्या दी गई? प्रजापालक। और एक इसको कहा गया न्यायप्रिय। क्या कहा गया? न्यायप्रिय। मतलब कि ये इसके दरबार में कोई भी आदमी अगर न्याय की गुहार लगाता, तो उसका न्याय होता। किसी के साथ इसने अन्याय नहीं किया। दोषी को दोषी बताया, निर्दोष को निर्दोष बताया। इसलिए जो इसके बारे में 2 उपाधि मिलती है, एक तो प्रजापालक और एक न्यायप्रिय। अब ये उपाधि भी कह सकते हो आप। भई अभिलेखों में ये दोनों स्तंभों में इनको ये कहा गया है, प्रजापालक और न्यायप्रिय। मतलब उपाधि दी गई है इनको। क्या दी गई है? उपाधि दी गई है। किस अभिलेख में? सॉरी किस स्तंभों में? 6 स्तंभों में। जो कहाँ-कहाँ पे है? रोहिंसकूप और मंडोर में। लिख लो। इसने नहीं दोनों अलग-अलग है, मंडोर में दोनों अलग-अलग है। हाँ, तो दोनों अब लिख लो, कोई बात नहीं। अब लिख लो, है ना? मंडोर भी लिख लो। देखो इसने मंडोर तथा रोहिंसकूप में इसने मंडोर तथा रोहिंसकूप में 6 स्तंभों का निर्माण करवाया। इसने मंडोर तथा रोहिंसकूप में 6 स्तंभों का निर्माण करवाया। इन स्तंभों में लाइन चेंज करके लिखना है ना? हाँ, निर्माण करवा लो पहले, है ना? हाँ, निर्माण करवाया, आगे लाइन चेंज करके लिखो। इन स्तंभों में इन स्तंभों में इसे इन स्तंभों में इसे प्रजापालक तथा प्रजापालक तथा न्यायप्रिय शासक बताया गया। इन स्तंभों में से प्रजापालक तथा न्यायप्रिय शासक बताया गया। देख लिया? उसके अलावा देखो जब इन्होंने ये अभिलेख लिखवाए, तो अभिलेख तो 2 जगह लिखवाए। कौन-कौन सी जगह? रोहिंसकूप और मंडोर में। लेकिन इसने रोहिंसकूप में जो है एक बाजार लगवाया। क्या लगवाया?
अब बाजार किस चीज का हो सकता है? व्यापार करने की चीजें, कोई भी जैसे अनाज वगैरह बेचना हो, किसी को लोगों को खरीदना हो, तो कहाँ जाए खरीदने के लिए? इसलिए एक बाजार का निर्माण कराया, भाई यहाँ आओ और यहाँ से आप सारी चीजें एक ही जगह से सारी चीजें खरीद सकते हो। भाई एक तो आपको बोल दें, भाई इधर कपड़ों की दुकान है इस रोड पे, वहाँ जाके कपड़े लो। अब इधर तो एक ही दुकान है, मान लो आपको उस दुकान में कपड़े पसंद नहीं आए, फिर? एक आपको बोल दो कि नहीं कि आप बाजार के अंदर जाओ, वहाँ काफ़ी सारी कपड़ों की दुकानें हैं, जहाँ से आपको पसंद आए वहाँ से ले लो। तो आपके पास ऑप्शन है, एक दुकान में पसंद नहीं आएगा तो हाथों-हाथ पास में दूसरी दुकान है। तो एक तो एक-एक जगह ढूँढना और एक जो सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाना, फ़ायदा कौन देती है? जो सारी चीज़ें एक जगह मिलेगी। तो उस समय जो है लोगों को खाने-पीने की राशन की ज़रूरत पड़ती थी। उसके अलावा दूसरी जो वस्तुएँ होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती थी। तो एक तो किसी के पास जाओ, किसको पूछो यार कि ये चीज़ें कहाँ मिलेगी? और एक जो है कि उसने बाज़ार लगवा दिया, भई सारी चीज़ें इस बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको भी चाहिए वो यहाँ से आके चीज़ें खरीद के ले जा सकता है। तो अब खरीदने तो कोई एक चीज़ जाएगा, उसको और दूसरी चीज़ पसंद आएगी तो वो भी खरीद के आ जाएगा। वो एक ही जगह मिलेगी ना सारी चीज़ें। इसलिए जो इसने घटियाला के अंदर जो है बाज़ार लगवाया था और ये जानकारी भी किसमें मिलती है? इन जय स्तंभों में। जो मुख्य रो है वो कौन-सा है? रोइंस कूप। और इस रोइंस कूप के अंदर इसको जो है ये कहा गया था कि जब जय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जो एक बाज़ार भी लगवाया था। जहाँ से लोगों को वस्तुएँ खरीदने के लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और आसानी से उनको चीज़ें उपलब्ध हो जाए। ठीक है? तो कहाँ पे लगवाया बाज़ार? रोइंस कूप में। तो लिख लो, इसने रोइंस कूप में इसने रोइंस कूप में बाज़ार लगवाया। इसने रोइंस कूप में बाज़ार लगवाया। लिख लिया? आगे देखो, आपके मंडोर की साइड में एक जगह पड़ती है बड़ायन। इसका सही नाम तो बड़नायन है। क्या नाम है? बड़नायन। यहाँ पर जो है भील लोग रहते थे। कौन से लोग? भील। और इन भील लोगों की जो है एक शाखा जिसको बोलते हैं पाल। क्या बोलते हैं? पाल। अब एक तो होता है कि घर बना के एक ही जगह से एक ही समूह में रहे सारे। एक होता है कि लोग इधर-उधर भटकते रहे, जैसे कोई डकैती का काम करते हैं। अब डकैती का काम करने वाले एक जगह ठहर के नहीं रह सकते भाई साहब। उनको बार-बार जगह चेंज करनी पड़ती है। और जगह चेंज करने के लिए भाई पक्का मकान तो बनाते नहीं जाओगे हर जगह। हर जगह तो प्लॉट नहीं अपना जो पक्का मकान खड़ा कर दिया अपन, ठीक है? तो इनके झोपड़ियाँ लगवाई जाती थी। भाई आज यहाँ से उठे, वहाँ गए, वहाँ जिन्होंने झोपड़ी लगाई, कुछ समय वहाँ रहे, उसके बाद वहाँ से उठे, फिर वहाँ गए। उनको बोला जाता है पाल। क्या बोला जाता है? पाल। अभी भी रहते हैं। अभी तो क्या है कि अब तो क्या स्थायित्व हो गया उनके। पहले क्या है ज़्यादातर लूट-पाट वगैरह ये ज़्यादा हुआ करती थी तो इधर-उधर भ्रमण करते रहते थे। जैसे आज भी आपके जो एक जाति होती है रेबारी। रेबारी जाति के बारे में कहा जाता है कि वो अपने जो है ऊँटों को इनको चराने के लिए जो है इधर-उधर जाते रहते हैं। कभी भी अपने एक एक क्षेत्र पे ठहर के नहीं रहते हैं। उसी प्रकार जैसे आपके लोहार है, जिनको बोलते हो गाड़ोली लोहार। क्या बोलते हो? गाड़ोली लोहार। गाड़ोली लोहार जो होते हैं, वो कभी भी जो है एक जगह बैठ के जो है अपना व्यापार नहीं करते हो। हाँ, इधर-उधर भटकते रहते हैं। अभी उन्होंने हाँ, कोई उनके जो मूल स्थान होगा वहाँ पे उन्होंने मकान बना रखा होगा, लेकिन अपने व्यापार करने के लिए वो इधर-उधर जाते रहते हैं। आज इस गाँव में गए, कुछ दिन इस गाँव में रहे। यहाँ पे लोहार किसका काम करते हैं? अब ये खेती-बाड़ी के इनके औज़ार बनाने के काम करते हैं ना, हैं? कभी देखा ही नहीं है। और रेबारी जाति जो होती है, ऊँट ऊँट, भेड़ वगैरह ये चराने का काम करते हैं। जैसे गुर्जर समुदाय के अंदर भी होते हैं, बहुत सारे गुर्जर समुदाय होते हैं जो भेड़ों को चराने के लिए इधर से उधर जाते रहते हैं। हाँ, ठीक है? तो उसी प्रकार जो भील जाति के जो लोग थे, वो भी इधर-उधर जाते रहते थे, इसलिए उनको बोला जाता था पाल। इस समय जब ककुक राजा था, उस समय एक जगह है बड़नायन और यहाँ पर ये पाल आए। हाँ, भील आए, है ना? इन्हीं की शाखा पाल है। यहाँ पर आए और यहाँ पर आके जो है डकैती का काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। लूट-पाट, चोरी-चपाटी करना शुरू कर दिया। ये बात पता चली ककुस्त को, सॉरी ककुक को। किसको पता चली? ककुक को। ककुक को जब ये बात पता चली, तो ककुक इनके पास गया, जाकर जो है
इनको हराता है, इनको वहां से भगाता है। इन्होंने जो उपद्रव मचा रखा था, जो डकैती का काम कर रहे थे, वो हकूक यहाँ इनके पास गया, जाकर इनको हराता है, इनका इनका विद्रोह का दमन करता है और इनको यहाँ से भगाता है, इनको यहाँ से भगाता है। उसी प्रकार जो है कुछ कुछ समय बाद में जो है एक क्षेत्र और है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनको कहा जाता है आभीर। क्या कहा जाता है? आभीर। ये भी एक जाति है। ये लोग भी जो है डकैती का काम करते थे। जैसे आपके मैं आपको जब मेवाड़ वगैरह ये पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि आपके मेवाड़ के अंदर एक जाति रहती थी मेर। कौन-सी जाति? मेर। वो वहाँ लूट-पाट करती थी। तो लूट-पाट करने के कारण कालांतर में एक सामान्य जनता तो परेशान होती थी ना। तो अब जनता उस समय जनता उनको बचाने वाला कौन था? राजा। अभी आपको बचाने वाला कौन है? पुलिस। बचाने वाली कौन है अभी? आपकी पुलिस है। अगर आपके कोई भी आपके कोई काम कर रहा है, आपको गाली-गलौज कुछ भी कर रहा है, तो आप जाके थाने में केस कर सकते हो। आपको बचा लेंगे वो। उस समय किसके पास जाते? राजा के पास। ठीक है? तो हाँ, तो उस समय जो है राजा हुआ करते थे और मेवाड़ के अंदर एक जाति मेर जो डाकू का डकैती का काम करती थी, लूट-पाट का काम करती थी, बड़े सेठों को इनको लूटती थी, है ना? गरीब लोगों को परेशान करती थी। तो कालांतर में एक राजा आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा आता है, महाराणा कुंभा एक दुर्ग का निर्माण करवाता है मचान दुर्ग। कौन-सा दुर्ग? मचान दुर्ग। और मचान दुर्ग का निर्माण करवा कर जो है, वो कहता है कि आज के बाद ये दुर्ग जो है इस बात का साक्ष्य है कि मैंने जो है यहाँ से मेर जाति के लोगों को भगा दिया है और ये जो दुर्ग का निर्माण मैंने करवाया है, ये मेरों से जो है मेवाड़ की जनता की रक्षा के लिए बनवाया है। किसकी रक्षा के लिए? मेवाड़ की जनता के लिए। वहाँ से मेर भाग्य कुंभा के शासन काल में भाग कर वो आ गए आपके मारवाड़ साइड में। मारवाड़ साइड में जब आए तो आपके जो अभी का ब्यावर है, इस ब्यावर से लेकर अजमेर वाले क्षेत्र में रहने लग गए थे वो। इस क्षेत्र में रहे थे, यहाँ पे लूट-पाट का काम किया, तो उस समय जो है अंग्रेज आ गए थे। तो अंग्रेजों में एक अधिकारी आया था डिक्सन। वो डिक्सन आता है, इस पूरे ब्यावर शहर के प्रॉपर्टी का निर्माण करवाता है और यहाँ से मेर जाति को भगाता है वो। यहाँ से भगाया, यहाँ से भाग कर जाने के बाद वो गया आपके जो है ढूंढाड़ क्षेत्र में। तो आपका जयपुर है, जयपुर से उधर उधर वाला जो एरिया आपके हरियाणा वाला एरिया, उस एरिया में गए, वहाँ जाकर रहने लग गए। इसलिए जो फिर उस क्षेत्र को बोला जाता है मेवात। क्या बोला जाता है? मेवात। ये ब्यावर और अजमेर के बीच वाला जो क्षेत्र इसको बोला जाता है मेरवाड़ा। क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा। इसलिए आप पढ़ते हो कि केंद्र शासित प्रदेश कौन-सा है? अजमेर, मेरवाड़ा। और आपका जो मेवाड़ जो नाम पड़ा है इस क्षेत्र का, वो मेवाड़ नाम भी उन्हीं जाति के नाम पे पड़ा है। मेवाड़ में आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा 4 तो मुख्य हैं। अभी नया जिला और बना आपका सिलंबर 5, ठीक है? उसके अलावा जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के अंदर एक तहसील है, बड़ी सादड़ी, वो आपके पहले चित्तौड़ में आती थी। जब प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया तो उसमें शामिल हो गई थी वो। इधर जो सुरई के पास से कुछ एरिया है, इधर पाली के पास से कुछ एरिया है, वो हल्के वो एरिया मेवाड़ के अंदर आता है। लेकिन मुख्य जिलों की बात करी जाए तो जिले 5 ही आते हैं। जिले 5 आते हैं जिनमें 4 तो पुराने हैं, एक आपका नया जिला बना है जो कौन-सा है? सलूम्बर है। हटा नहीं है वो, ध्यान रखना। और वो उदयपुर से अलग होके बनाया गया है उसको। कहाँ से अलग किया गया है? उदयपुर से। तो इधर जो है कक्को को जो है बड़नायन के भीलों की जो पाल है, पाल शाखा है, इनको हराता है, इनके उपद्रव को शांत करता है। उसके अलावा एक और जाति है आभीर। कौन जाति है? आभीर। इनके उपद्रव को भी शांत करता है वो। और शांत करके जो इनको हराता है, हराने के बाद इनको कहता है कि भई अगर आपको मेरे क्षेत्र में रहना है, तो आपको लूट-पाट का काम छोड़ना होगा। लेकिन महाराज लूट-पाट का काम छोड़ देंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? क्योंकि हम आपको जो है नौकरियाँ देंगे। आप जो है हमारे दरबार में हो, आप हमारी सेनाओं में कुछ आप हमारी सेनाओं में काम करोगे, कुछ आप हमारी जो है घुड़सवारों के इनके काम करोगे, गाय पालने के काम करो। इसीलिए जो है इनको शांत किया गया, शांत करके इनका जो है काम करने का जो तरीका वो चेंज किया गया। जहाँ लूट-पाट करते थे, उनको कहा कि भई लूट-पाट तो बंद करो, ये चोरी वगैरह बंद कर दो, चोरी करना वगैरह और आप जो है एक नॉर्मल काम करो, अच्छा काम करो, जिससे लोगों के अंदर आपकी इज़्ज़त भी बनी रहे और आपका घर परिवार का पालन भी होता रहे। ठीक है? तो ये करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? ककूक। कौन है? ककूक। तो लिखो, इसने
इसने बड़नायन के इसने हाँ, बड़नायन इसने बड़नायन के भीलों की बड़नायन के भीलों की पालों को जलाकर भीलों की पालों को जलाकर उनका उपद्रव शांत किया। उपद्रव, ये उप है, ये द्रव है, सीधा अपना है ना। मतलब उनके विद्रोह को दबाया। उपद्रव करने का मतलब क्या, उपद्रव का मतलब क्या था, उर्दंग करना, शांत किया। गामने क्यों अरे वो छोरो उर्दंग नहीं करेगा, मतलब अशांति फैलाई रखियो। हाँ, उधड़ मचा रखी। ठीक है, आगे लिखो। इसने रोइंस कूप के रोइंस कूप के आबिरों के विद्रोह को दबाया। आबिरों के विद्रोह को दबाया। अभी के विद्रोह को दबाया। उसके अलावा भाई को शौक था कविता लिखने का। क्या लिखने का, तो कविताएं लिखता था ये। क्या लिखता था, कविताएं। और उसके अलावा इसने जो है घटियाला के अंदर जो है 2 अभिलेख लगवाए हैं। कितने अभिलेख, तो कहाँ पे लगवाए हैं, घटियाला। कहाँ पे लगवाए हैं, रोइंस कूप में या घटियाला में। 2 अभिलेख हैं। दोनों अभिलेखों के जो नाम है, नाम तो अपने को ऐसे मिलता है कि एक को कहा जाता है प्रथम अभिलेख। क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है द्वितीय अभिलेख। हाँ, हालांकि इनका जो सही नाम है, सही नाम तो ये लिखा जाता है कि ये घटियाला के अभिलेख है। हाँ, के अभिलेख है, घटियाला अभिलेख। 2 अभिलेख लिखो है। पहला अभिलेख कौन सा है, जिसको प्रथम प्रथम कहा गया, दूसरे को द्वितीय कहा गया। ये तो है प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश होने के बाद में जो भाषा आती है वो है प्राकृतिक भाषा। ठीक है, उसमें लिखा गया है तो पहला अभिलेख। दूसरा अभिलेख जो है, भाई ने काम उल्टा किया। इधर संस्कृत से प्राकृत बनी, इधर से पहले प्राकृत लिख दी, बाद में संस्कृत लिख दी इसने। ये किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। और इसके बारे में तो कहा जाता है कि आपके जो है घटियाला में एक जगह पड़ती है खाकू देवल। कौन सी जगह है, खाकू देवल। यहाँ पर लगवाया गया था ये मंदिर, अभिलेख, इसलिए इस अभिलेख का नाम है खाकू देवल अभिलेख। उसका भी बताऊंगा, पहले ये तो लिखो ऊपर वाला। देखो, ये है, कविताएं लिखता था। ये है, कविताएं लिखता था। आगे लिखो, अभी बता दूंगा ना, पूरा पूरा लिखवाऊंगा, उनके बारे में चीजें लिखवाऊंगा आपको। देखो आगे, आगे लिखो। इसने घटियाला में 2 अभिलेख लिखवाए। हाँ, वो लाइन पहले लिखनी थी, तुम एडवांस चलते हो। इसने घटियाला में 2 अभिलेख लिखवाए। कोष्टक में लिखना 861 है ना, दोनों 861 की ही है। हाँ, लिखवाए लगवाए, ठीक है। 861 है ना, कोष्टक में लिखना। तो कब के है ये दोनों, 861 के, ठीक है। पर पहला जो अभिलेख है वो ये है, हाँ, हेडिंग लगाओ प्रथम अभिलेख। लगा लिया हेडिंग, ठीक है। अब देखो,
ये लिखा हुआ कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और जिस जगह लिखा हुआ है उस जगह को कहा जाता है माता जी की साल। क्या कहा जाता है? माता जी की साल। और वास्तव में ये माता जी की साल जो है, ये एक मंदिर है, जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है घटियाला के अंदर, और इसी को कहा जाता है माता जी की साल। पूछते नहीं, लेकिन इस मंदिर का नाम रख दिया बाद में, क्योंकि छोटा मंदिर है। जो साल होती है, उनके जो भगवान होते हैं आदिनाथ, जैसे आदिनाथ जी है, ठीक है, आदिनाथ जी का दूसरा नाम क्या है? ऋषभ ऋषभ देव है, ठीक है। नेमिनाथ जी है, अभी महावीर स्वामी है, ठीक है। तो इनके जो व्यक्ति जो जिन्होंने समाज सुधार के अच्छे काम किए हो उनको पूछते हैं, ठीक है। जो समाज सुधार के काम किए हो उनको ये पूछते हैं। अब जैसे इनके जैन धर्म में चलता है अलग अलग, तो वो उनको पूछते हैं, ठीक है। अरे इधर देख लो, किस बात की स्याही है? मतलब इसने जैन धर्म के बारे में पूछ लिया इसलिए, तो है कि बात है, तो अगला ने क्या ना सियाही फिर। हाँ, चलो इधर देख लो तुम तो पहला अभिलेख जो है, भाषा कौन सी उसकी? प्राकृत भाषा। और मिला कौन सी जगह है? माता जी की साल से। कहाँ से मिला है? माता जी की साल से। जो कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। और ये कहाँ पर है? घटियाला में। कहाँ पे? घटियाला में। तो लिखो, यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आगे लिखो, माता जी की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। आगे लिखो, माता जी की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। माता जी की साल के आगे कौन? हाँ, तो मंदिर होगा तो मंदिर कौन से स्थान भी तो बनेगा, हवा में थोड़ी ना बनेगा मंदिर। नहीं, माता जी की मूर्ति नहीं इसमें, इसको नाम दिया गया माता जी की साल तो। हाँ, से प्राप्त हुआ है ना, से मिला, प्राप्त हुआ, एक ही बात है। माता जी की साल नामक स्थान से प्राप्त हुआ या मिला। जब लिखवाता हूँ तब तो बातें करते हो। बड़ी अच्छी पूछी काम की बात। सही है। दूसरा कौन सा है? द्वितीय अभिलेख, ये भी कहाँ पे है? खाकू खाकू देवल जगह है, तो घटियाला के अंदर है। कौन सी जगह है? घटियाला के अंदर जगह है। तो कौन से स्थान से प्राप्त हुआ? खाकू देवल नामक स्थान से। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। लिखो, यह खाकू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यह खाकू देवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और एक और मजे की बात देखो, इस अभिलेख को कहा जाता है गणपति स्तंभ अभिलेख। हाँ, क्या कहा जाता है? गणपति स्तंभ अभिलेख का मतलब समझ रहे हो? कि खक्कू देवल जो स्थान है, यहाँ पर हो ना हो श्री गणेश जी का मंदिर है, और इस मंदिर के पास में जो ये अभिलेख लिखा हुआ है, इसलिए जिसको क्या कहा गया? गणपति स्तंभ अभिलेख। हाँ, कभी जोधपुर जाना हो तो जाके आना, ठीक है। तो लिख लो, इसे गणपति स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है। इसे गणपति स्तंभ अभिलेख भी कहा जाता है।
है ना। आगे देखो, अब दो अभिलेख है, राजा कौन है? ककुक। कौन है? ककुक। कहाँ पे लगवाए? रॉयल स्कोप घटियाला में। अब सीधा बोलो घटियाला, रॉयल स्कोप नाम रोड के नहीं बोलना है ना, सीधा बोलो घटियाला। कहाँ पे लगवाए? कब लगवाए? 861 में। अब इसने लगवाए हैं, लेकिन इनको लिखने वाला कौन है? भाई इनको लिखने वाला कौन है? तो इनको लिखने वाला का नाम है मात्र कवि। क्या नाम है? मात्र कवि। ओनली फॉर कवि था ये। नाम कैसा है? मात्र कवि। मात्र का मतलब केवल, केवल कवि, और कुछ नहीं था ये। इसका नाम क्या है? मात्र कवि। उसके अलावा एक और व्यक्ति है जिसने उन पत्थरों पे, उन स्तंभों पर जो है, उनको लाइनों को उतारने का काम किया है, लाइनों को लिखने का काम किया। भाई इसने तो लिख के दे दिया कागज में, भाई आपको ये चीजें लिखनी है, लेकिन उन दीवारों पे खोदने वाला, उन लाइनों को दीवारों पे अंकित करने वाला कोई व्यक्ति हो तो वो कौन है? उसको क्या कहा जाता है? उत्कीर्णक। क्या कहा जाता है? उत्कीर्णक। और भाई साहब का बहुत सीधा सा नाम है, वो कृष्ण भी है और महादेव भी है। क्या है? कृष्ण भी है, महादेव भी है। दोनों भगवान को साथ में लेके बैठा रहता है। तो ब्रह्मा जी को छोड़ दिया बस, कहता है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, उनकी थोड़ी डैडी आ रखी है, अच्छा नहीं लगता है। कहीं शादी पार्टी में जाए तो मजाक उड़ाते हैं कि बुढ़ा दोस्त आ गया है। हाँ तो कृष्णेश्वर है, तो ब्रह्मा जी नहीं है ना इनके अंदर। अच्छा ये है। मात्रा उल्टी हो गई ना, ये लो। अब सही है? अब तो सही है ना। क्या नाम है? कृष्णेश्वर। ऊपर क्या नाम है? मात्र कवि। एक लिखने वाला और एक उसको उत्कीर्ण करने वाला। लिख लो दोनों के नाम। लिख लिया इनके बारे में? सही बताओ। आगे हेडिंग लगाओ, चेराई अभिलेख। चेराई अभिलेख, इन प्रत्यारों से संबंधित कुछ अभिलेख है, जो दो तीन अभिलेख है, उनके बारे में अपन को पढ़ना है इनके साथ में, क्योंकि घड़ियाल अभिलेख पढ़ रहे हैं ना, तो साथ में उनको भी पढ़ लेना, ताकि आपको वो थोड़ा दिमाग में रहे चीजें। है चेराई। ये चे, ये रा, ये ई, ये अभिलेख। ये तो अब घटियाला हो गया, चेराई अभिलेख। इसके बाद एक और अभिलेख है, फिर एक राजा है, फिर आपका जो मंडोर खत्म है। प्रत्यार, मंडोर के प्रत्यार खत्म है, फिर भीनमाल के प्रत्यार चलेंगे। नहीं, इनमें से क्वेश्चन कम उठते हैं, जब जैसे बीएसटीसी लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें तो फिर भी ठीक है कम उठते हैं, लेकिन जो आपके जैसे सीईटी वगैरह ये एग्जाम होते हैं, बाकी और कॉम्पिटिशन एग्जाम जो भी होते हैं, उनमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रत्यार और चौहानों के नीचे आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है भाई 12वीं पास होके आया हुआ जो बंदा है, उसको प्रत्यार, चौहान और परमार समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए बीएसटीसी में नहीं पूछते इनमें से। सीईटी में इनमें तो बहुत ज्यादा पूछते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम है बीएसटीसी के अलावा के जितने भी एग्जाम है, उन एग्जामों में अधिकतर इनके बारे में पूछा जाता है। बीएसटीसी के बहुत कम पूछते हैं। भाई बीएसटीसी के अलावा बाकी जितने भी एग्जाम आपके सीईटी वगैरह जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उन सभी के एग्जामों के अंदर इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग क्या है? कह रहा है अभिलेख। ये है 936 ईस्वी का। कब का है? कब का है? 936 ईस्वी का है ये। प्रत्यार वंश के अंदर एक राजा हुआ जिसका नाम है दुर्लभ राज। क्या नाम है? दुर्लभ राज। राजा कौन है? दुर्लभ राज। इसका बेटा क्या नाम है? जसकरण। क्या नाम है?
जसकरण, इस जसकरण की जानकारी किसमें मिलती है? 13 अभिलेख। अब देखो किसके शासन काल का है? दुर्लभ राज के शासन काल का, मतलब प्रतिहार शासक है, ठीक है? इसी का बेटा है जसकरण, उसकी जानकारी मिलती है इसके अंदर, इसकी नहीं मिलती। अब देख लो आप, बेटा की जानकारी मिल रही, बाप की नहीं मिल रही। हाँ, तो बाप डाउनलोड होके आया होगा, ठीक है? तो लिखो इस अभिलेख में, इस अभिलेख में प्रतिहार शासक, इस अभिलेख में प्रतिहार शासक दुर्लभ राज के पुत्र दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है। जसकरण की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। और ये अभिलेख मिला था भाई साहब को ओसिया से। कहाँ से मिला? ओसिया कहाँ पे है? जोधपुर में, तो ये भी लिख लो। ये अभिलेख ओसिया जोधपुर से मिला। ये अभिलेख जो ओसिया जोधपुर से मिला। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला? ओसिया जोधपुर से। दूसरा अभिलेख लिखो। सहजपाल का अभिलेख। सहजपाल नाम मिट गया पूरा ही। सहजपाल का अभिलेख कहाँ कह रहे? वापस लिखना पड़ेगा। क्या गायब हो गया? आ गया, आ गया, आ गया। ऐसे क्यों हो रहा है? हैं? चलो आप लिख लो ऐसे, सहजपाल का अभिलेख। ये है 1139 ईस्वी का। कब का है? 1139 ईस्वी का। ठीक है, अब देखो नाम क्या है? सहजपाल का अभिलेख, मतलब राजा कौन है? सहजपाल, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। आपके एक जगह पड़ती है पाली के अंदर, नाडोल। कौन सी जगह है? नाडोल। और नाडोल का उस समय जो राजा था उसका नाम है रायपाल। क्या नाम? रायपाल। और ये जो सहजपाल है, ये किसका पुत्र था? रायपाल का पुत्र था। क्या हो गया? ठीक है, तो सहजपाल का अभिलेख है जो किसकी जानकारी देता है? अपने स्वयं की। लेकिन सहजपाल के पिता कौन है, ये जानकारी भी इसमें मिलती है। जो कौन है? रायपाल। कहाँ के राजा है? नाडोल के। कहाँ के राजा है? नाडोल के राजा है। मैं आगे जब आपको एक अभिलेख पढ़ाऊंगा, बिजोली अभिलेख, उस बिजोली अभिलेख में इस नाडोल का एक और नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है बताओ? नड्डुल। क्या नाम मिलता है? नड्डुल। किसी का नाम गड्डुल, है ना? वो अभिलेख इतना अच्छा अभिलेख है कि उस अभिलेख में दिल्ली को कहा गया है दिल्ली का। क्या कहा गया? दिल्ली का। आगे जो बिजोलिया है, बिजोलिया को कहा गया विजयवल्ली। क्या कहा गया? विजयवल्ली।
नागौर को कहा गया अहिच्छत्रपुर, सांबर को कहा गया शाकंभरी, उपरमाल को क्या कहा गया? उत्तमाद्री। क्या कहा गया? उत्तमाद्री। उसके अलावा नागदा को क्या कहा गया? नागहिर्द। नागहिर्द, ठीक है। तो इस विलेख में जानकारी किसकी मिलती है? नाडोल के शासक रायपाल की जानकारी मिलती है। और सहजपाल किसका पुत्र है? रायपाल का पुत्र। तो लिखो, नाडोल के चौहान शासक, नाडोल के चौहान शासक रायपाल का पुत्र था। कौन? सहजपाल। रायपाल के पुत्र था, है ना, रायपाल का पुत्र था। उसके अलावा इसमें विलेख में एक और जानकारी मिलती है शानदार। अपना पढ़ते आते हैं कि मंडोर के अंदर जब प्रतिहारों का शासन है, किसका शासन है? प्रतिहारों का शासन है। उसके बाद फिर बाद में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो राठौड़ वंश ने शासन किया था। किस वंश ने? राठौड़ वंश ने। बाकी अपन कहीं भी नहीं पढ़ेंगे कि चौहान वंश ने यहाँ पे शासन किया था, कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। एकमात्र विलेख जो ये कहता है कि मंडोर पे चौहानों का शासन था। क्या कहता है? मंडोर पे किसका शासन है? चौहानों को। ये कौन सा विलेख कहता है? सहजपाल का विलेख। तो लिखो, देखो, इस अभिलेख के अनुसार, इस अभिलेख के अनुसार मंडोर पर, इस अभिलेख के अनुसार मंडोर पर चौहानों का शासन था। चौहानों का शासक था। अब आगे हेडिंग लगाओ, एक राज्य है हमीर प्रतिहार। बस ये लास्ट है, खत्म। क्या लाइनें, अरे लिखवाने के नहीं, इसमें समझाने की चीजें हैं। अब फटाफट लिख दो, यहाँ रामायण थोड़ी ना गा रहा हूँ। आप गाते जाओ, हम सुनते जाएंगे। तो आज टाइम भी ज्यादा मिला ना मेरे को, है ना। दो दो चार बातें लिख लो फिर, ठीक है। हाँ, तरस खाएंगे आपके ऊपर, फुल तरस खाएंगे, दबा के तरस खाएंगे। ठीक है, देखो, राजा का नाम क्या है? हमीर प्रतिहार। अब जब हमीर प्रतिहार था, उस समय जो है मंडोर जिनके अधिकारों में था, वो थे इंदा प्रतिहार। कौन थे? इंदा प्रतिहार। मतलब प्रतिहार वंश के अंदर एक शाखा चलती है जिसका नाम है इंदा शाखा। क्या शाखा है? इंदा शाखा। और उस समय जब मंडोर पे किसका अधिकार था? इंदा प्रतिहारों का शासक। हमीर तो क्या साइड में चला गया था। हमीर अटैक करता मंडोर पे बार बार, ये इंदा प्रतिहारों से मंडोर को छीनने के लिए। अब इंदा प्रतिहार परेशान बेचारे, बार बार आए, लूटपाट करके चले जाए। कभी घोड़े के तबेले खोल दिए तो घोड़े पक गए, गायों को खोल के ले जाता। मंडोर काफ़ी सॉरी, मंडोर के जो इंदा प्रत्यार थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद में आपके जो इधर आपके पाली के अंदर एक जगह पड़ती है खेड़। कौन सी जगह पड़ती है? खेड़। उस समय जो है खेड़ पे जो अधिकार था वो था राठौड़ों का। किसका अधिकार था? राठौड़ों का। अपन पढ़ेंगे कि मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ों का जो पहला शासक आया उसका नाम है राव सिंहा। क्या नाम है? राव सिंहा। जो इधर खेड़ के क्षेत्र में जाकर जो है पालीवाल ब्राह्मणों की जो रक्षा करता है और उस क्षेत्र में अपना शासन शुरू करता है वो। उसी के वंशजों में आगे जाकर एक राजा था जिसका नाम है राव चूड़ा। क्या नाम है? राव चूड़ा। और इंदा प्रत्याहार जो इससे परेशान होते हैं, इससे परेशान होकर के जो है चूड़ा को कहते हैं कि चूड़ा, क्या हाथों में चूड़ियां पहन रखी है? चूड़ा ने कहा भाई ऐसी बात नहीं, राठौड़ हूं मैं। कौन हूं मैं? राठौड़ हूं मैं। काम क्या? आप तो काम बोलो। तो कहा, हमारी सहायता कर। नाम ही मस्त आदमी है, कोई होगा मस्त आदमी, ठीक है। तो इंदा प्रत्याहारों ने किससे सहायता मांगी? इंदा प्रत्याहारों ने चूड़ा से कहा, भाई चूड़ा हमारी सहायता कर। तो चूड़ा ने कहा, भाई आपके पास मंडोर है, आप खुद इतने बड़े साम्राज्य के व्यक्ति हो और आपको हमारी किस सहायता की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं, कि हमारे कुछ भाई बंद है
जो मंडोर को छीनना चाहते हैं और हम उनसे परेशान हो गए। तो क्या नाम? हमीर नाम है। अच्छा हमीर है तो क्या करना है इसका? तो या तो इसको तू मार दे या इसको यहाँ से तू भगा दे ताकि हम तो परेशान ना हो। तो चूड़ा ने कहा भाई कोई बात नहीं, ये भी मैं कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ ये तो बताओ कि भाई मेरे को फ़ायदा क्या होगा इस चीज़ से? भाई भाई मैंने आपकी सहायता की, आपका तो काम हो गया, लेकिन मेरा तो क्या फ़ायदा इसमें? इंदा प्रत्यारों ने दिमाग लगाया कि इंदा प्रत्यारों के मंत्री वगैरह जो थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, उस समय इंदा प्रत्यारों का जो शासक था उसको कहा गया कि आप एक काम करो, आपकी जो बेटी है उसकी शादी कर दो जिससे। किससे कर दो? राव चूड़ा से। तो राजा ने कहा यार बेटी की शादी कर दूँ, वो भी राठौड़ से, हम प्रत्यार प्रत्यार राठौड़ में कहाँ संबंध बनाएँगे? तो उन मंत्रियों ने समझाया अरे साम्राज्य नहीं रहेगा तो काहे का राठौड़ प्रत्यार करता रहेगा फिर, हैं? अभी तो मौका है। भाई अगला तेरी सहायता करने के लिए तैयार है, तेरे को मदद मिल रही है, फ़र्क इतना सा ही तो है कि उस तेरे को उसको दामाद बनाना पड़ेगा, तो बना ले। तो कहते यार के 4 आदमी समाज के लोग क्या कहेंगे? भई समाज को तो गोली मार। अभी तेरे को समाज बचाने आ रही है क्या? तेरे समाज के तेरे भाई-बंध तेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तेरे को परेशान कर रहे हैं, तेरे काम आ रहे हैं कि तेरे परिवार वाले रही है? तो कहा नहीं आ रहे। काम कौन आ रहा है? तो कहा राव चूड़ा। तो कहा बेटे की शादी कर दे। तो उसने कहा भाई चलो ठीक है, कर लेते हैं। बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा चूड़ा के सामने, भई हम जो है हमारी बेटी की शादी आपसे करवा देंगे। तो चूड़ा ने फिर कहा, बेटी का रख के क्या करूँ? मेरे ऑलरेडी 5-7 रानी हैं। इसको एक को ले जाऊँगा, इसको ज़िंदगी भर खिलाऊँगा-पिलाऊँगा, मेरा तो नुकसान ही है। दूसरा फ़ायदा बताओ, दूसरा फ़ायदा क्या होगा मेरा? तो तू एक काम कर, तू मंडोर से हमें बचाएगा ना, तो मंडोर को तू ही रख ले। भई हम दूसरी जगह चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हारे सम तुम्हारे तेरे शासन काल के अंदर तेरे नीचे काम कर लेंगे, तेरे आस-पास के क्षेत्रों में काम कर लेंगे। पर तू कैसे करके जो अमीर से हमारा पीछा छुड़वा और तू मंडोर को तू ही रख ले और आज के बाद मंडोर का राजा तू ही है। तो मंडोर दहेज में किसको मिला? राव चोड़ाव को। किन्होंने दिया? इंदा प्रत्यारों ने। किससे परेशान होकर? अमीर प्रत्यार से परेशान होकर। तो अपन जब मारवाड़ पढ़ेंगे तो राव चोड़ा के बारे में पढ़ेंगे कि राव चोड़ा को जो है मंडोर जो है वो दहेज में मिला था। हाँ तो ढाई जमाते गण आ गयो, देखो गण बाज बला गयो। ठीक है? तो चोड़ा को दहेज में क्या मिला था? मंडोर मिला था। मंडोर रावण को दहेज में नहीं दिया गया था। रावण की केवल वाइफ जो मंदोदरी है वो यहाँ की थी केवल। हाँ, ससुराल था उसका। मंडोर उसको नहीं दिया गया था। वो राजा श्रीलंका कह रहा था या मंडोर आके उसने शासन नहीं किया था। ठीक है ना? हाँ। फूफाजी है जिसका मतलब या कोना जो फूफाजी ने को राजो बना दे वहाँ। ठीक है? तो लिखो, लिखो इससे परेशान होकर हाँ, इससे परेशान होकर इससे परेशान होकर इंदा प्रत्यारों ने इंदा प्रत्यारों ने मारवाड़ के राव चूड़ा राठौड़ को इंदा प्रत्यारों ने मारवाड़ के राव चूड़ा राठौड़ को मारवाड़ के राव चूड़ा राठौड़ को मंडोर दहेज में दे दिया। मंडोर दहेज में दे दिया। ठीक है? आगे बात इसके बारे में जानकारी ये मिलती है कि इसका एक भाई है जिसका नाम है दीप सिंह। क्या नाम है? दीप सिंह। दीप सिंह ने कहा दीप सिंह ने कहा कि भैया प्रत्यारों की इनकी तो इंदा प्रत्यारों की तो मजाल नहीं थी कि अपने ऊपर वो आक्रमण कर दिया, अपने को हरा दिए। ये पता नहीं राठौड़ कहाँ से अपने को हरा दिया, मंडोर छीन लिया। अब हम कहीं के नहीं रहे। तो हिमरी ने कहा यार भैया हम वापस प्रयास करेंगे। तो दीप सिंह ने कहा भी मेरी लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये चला गया मालवा की तरफ। मालवा की तरफ की जगह पड़ती है सोंदिया। कौन सी जगह है? सोंदिया। वहां जाकर अपना शासन शुरू कर दिया इसने। कहाँ जाकर? सोंदिया। तो किसका भाई था? अमीर का। क्या नाम है? किसका भाई था?
अमीर का भाई था जो कौन था, दीप सिंह। दीप सिंह जो है मंडोर से जाता है और मालवा की तरफ जो सोंदिया नामक स्थान है वहां जाकर जो अपने वंश की शुरुआत करता है। तो प्रचार वंश की शाखा फिर वहां से वहां तक मंडोर से वहां चली जाती है। ठीक है, चलिए को इसके भाई दीप सिंह ने इसके भाई दीप सिंह ने मालवा के सोंदिया नामक स्थान पर जाकर अपना शासन शुरू किया। जाकर अपना शासन शुरू किया। तो भाई तो कहाँ चला गया, सोंदिया। इसी का एक बेटा जिसका नाम है गुजरमल, या नाम तस्ली, क्या नाम है, गुजरमल। ये चला गया खंडेला की तरफ, नहीं इसका बेटा।